हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा भैया, इसको हमको तो इसी डर लगता है कहीं ये फार्मूला पता लगे तुम इसको कहीं छीछा लेदर ना मचा दो तुम। वो फार्मूला कहाँ चला गया, वो जो लिखवाए थे जिसके विषय में इतना। हाँ, ये वाला समझ में आया ना फार्मूला, या हम लिख ही देते हैं, नहीं तो हमको तब तक तसल्ली होगी नहीं। 2.303 T2 माइनस T1 लॉग बेस 10 C1 अपान C2। भैया ये फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला। हमने किया क्या, हमने यहाँ इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 2.303 से। ये जहाँ पे फार्मूला लिखा है, ये आपको ऊपर हमने एक हेडिंग डलवाई होगी, है ना, उसके नीचे ये फार्मूला वहीं सजाओ जाके, ये सजाओ, ऐसे लिखो, तब हमको थोड़ी तसल्ली मिलेगी। हाँ, कि पता लगे तुम लोग एल एन लिखे यहाँ बैठे हो, आगे कह रहे हैं आगे है कि नहीं पता है, तो इसको लिखो पहले ऐसे। चलो चल लिख लो, बाद में सवाल लगवा देंगे, लिखो। हाँ, पहला नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक लिखो। नंबर वन, रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर वन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में नंबर वन, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम। बिकॉज यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन टाइम पे और इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जबकि वहां नहीं करता था। तो यहाँ टाइम के साथ आरओआर क्या होगा, घटेगा। अच्छा, आरओआर घटेगा ही क्यों, क्योंकि आरओआर डिपेंड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो समय के साथ रिएक्टेंट भी तो घटेगा, तो रेट भी घटेगा। क्लियर है, तुम लोग कितने समझदार हो गए, लिखो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम। नंबर दो, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेकेंड इनवर्स। टाइम इनवर्स मतलब क्या है, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। नंबर तीन, हाफ लाइफ, half life of a first order reaction, half life of a first order reaction is independent of initial concentration, is independent of initial concentration। चौथी बात लिखो, बायोलॉजिकल reactions are, biological reactions are, biological reactions are the example of, or the example of mixed order reaction, mixed order reaction, that is their order lies between 1 and 2, 1 and 2, that is 1.25, that is 1.25, 1.40, मतलब एक और दो के बीच में रखना है ना, कॉमा 1.50, डेढ़, फुल स्टॉप। इसी के आगे लिखो बट फॉर कैलकुलेशन, but for calculation we can assume it is first order। लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, इट इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसी बात पे और एक बात हो जाए, लिखो पांचवी बात, लिखो ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन, all radioactive reaction are the example of first order reaction। all the radioactive reactions are the example of first order reaction। ठीक है,
अब एक काम करो, अब देखो ऐसे थोड़ा सा डिवाइड कर लेना, थोड़ा सा, है ना। अब यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, है ना, और यहां क्या लिख रहे हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शन, है ना। लिखो केमिकल रिएक्शन और रेडियो एक्टिव रिएक्शन, है ना। लिखो बेटा, यहां पे इनिशियल अमाउंट क्या लेके चलते हैं, ए नॉट, है ना, और यहां उसी को हम क्या कहते हैं, एन नॉट, यही बोलते हैं, है ना। अच्छा यहां पे रिमेनिंग अमाउंट क्या होता है, क्या होता है बेटा, 80, और यहां पे क्या बोलते हैं, एन, एन नॉट और एन, ए नॉट 80, ठीक है। अच्छा केमिकल रिएक्शन में जो कांस्टेंट के होता है वही यहां लेमडा हो जाता है, दैट इज डीके कांस्टेंट। लिखो ये क्या है, डीके कांस्टेंट, तो इतना डिफरेंस होता है दोनों में, लिख लो। उसको जरूर लिख लेना, लेमडा को क्या है, डीके कांस्टेंट, डीई सी ए वाई, डीई सी ए वाई, डीके कांस्टेंट। अब लिखो बेटा फार्मूला, लिखो क्या लिखोगे, फार्मूला, लिखो रिलेशन बिटवीन इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट कॉमा रिमेनिंग अमाउंट एंड नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, एंड नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है। ये पहला फार्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो फार्मूला लिख लो, n इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर n। अच्छा ये क्या है, ये क्या है बताओ बेटा, रिमेनिंग अमाउंट, ये क्या है, इनिशियल अमाउंट, और ये n क्या है, ये है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है। लिख लो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हो गई, चलो आगे लिखो। हाँ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के एक और जुगाड़ है, क्या लिखोगे, टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ, हाफ लाइफ टाइम, अरे हाफ लाइफ भी तो एक टाइम है ना, तो टोटल टाइम को हाफ लाइफ टाइम से डिवाइड कर दोगे तब भी आपका एन निकल आएगा, तब भी आपका एन निकल आएगा। कुछ किताब के फार्मूले, कुछ अपने फार्मूले, मतलब अपने फार्मूले क्या होता है, प्रैक्टिकल फार्मूले, मतलब अपने कहाँ से फार्मूले, नहीं समझ रहे हो, फार्मूले सब वही होते हैं, बस आपको सही ढंग से आ जाएं, बस वही सही होता है। फार्मूले हम अपने घर पे तो बनाते नहीं हैं, है ना। हाँ चलेगा, आगे लिखो भैया। तो ये हो गया, दूसरा हेडिंग डालो, लिखो रिलेशन बिटवीन
total time and decay constant comma initial amount and remaining amount, जो कि फार्मूला आप पढ़ चुके हो, है ना? ये फार्मूला आपने पढ़ा नहीं है क्या? k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स, यही तो फार्मूला है। ये आपका डीके कांस्टेंट हो गया, डीके कांस्टेंट ही तो था, ये उसी की इक्विवेलेंट तो है। ये टोटल टाइम, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आपका इनिशियल अमाउंट, और ये फाइनल। फाइनल मतलब रिमेनिंग। लिखो एवरेज, एवरेज लाइफ, लिखो एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ, लिखो एवरेज लाइफ। अच्छा, एवरेज लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ तो हम लोग समझे, एवरेज लाइफ क्या होती है बताओ? हाफ लाइफ तो हम समझ गए कि वो समय जिस समय पे कोई भी इनिशियल अमाउंट का आधा बच जाए या आधा कंज्यूम हो जाए, वो पर्टिकुलर टाइम कहलाता है उसका हाफ लाइफ पीरियड। एवरेज लाइफ बताओ, बोलो। कोई अपने इनिशियल अमाउंट का 63% खर्चा हो जाए, बचा कितना? या 37% बचा रह जाए, है ना? उसी टाइम को क्या बोलते हैं? एवरेज टाइम। लिख लो। अच्छा लिखो, अच्छा लिखो। द टाइम इन विच, लिखो द टाइम इन विच 63% ऑफ, द टाइम इन विच 63% ऑफ original amount is either 63% of original amount is either consume or 37% remain। रिमेनिंग अमाउंट कितना रह जाए? 37%। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एवरेज, एवरेज लाइफ। ठीक है, नीचे फार्मूला लिखो, लिखो एवरेज लाइफ, लिखो एवरेज लाइफ। बता बेटा, एवरेज लाइफ इक्वल टू 1/k, एवरेज लाइफ इक्वल टू 1/k, है ना? एक और फार्मूला होता है एवरेज लाइफ का, बोलो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बताओ बताओ। हाँ, एक और होता है एवरेज लाइफ का, एवरेज लाइफ का एक और होता है 1.44 इंटू टी हाफ। लिख लो। अच्छा बताओ, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को 100% कंप्लीट होना है तो कितना समय लगेगा? बताओ, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को 100% कंप्लीट होना है तो कितना समय लगेगा? इनफाइनाइट। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके एग्जाम्पल कहाँ के हैं? रेडियो एक्टिव के। तो उनका क्या रिएक्शन खत्म होने का कोई टाइम है? तो कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट। ठीक है भैया, तो लिखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100% completed in 100% completed in infinite time, infinite time, that is cannot be determined, that is cannot be determined। ठीक है,
दूसरा पॉइंट लिखो इसी के नीचे, लिखो 99.9%, 99.9% of a first order reaction is 99.9% of a first order reaction is completed in 10 times of half life, 10 times of half life, 10 times of half life. इसके आगे लिख लेना that is 10 t half, that is ऐसे लिखना 10 t half, है ना? कुछ समझ में आया? 99% फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, 99.9% फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टी हाफ लगेंगे? 10 टी हाफ, है ना? तो अब एक स्टार लगा के बात लिखो, फिर हम आपको कैलकुलेशन करना सिखाएं कि कैसे आते हैं, है ना? लिखो व्हेन रिमेनिंग अमाउंट, लिखो व्हेन, लिख लो बेटा, लिख लो, हाँ लिखो लिखो व्हेन रिमेनिंग अमाउंट or decomposed amount, when remaining amount or decomposed amount is given, या तो रिमेनिंग अमाउंट दिया जाए या तो डिकम्पोज दिया जाए, तो हम अपने रास्ते पे पहुंच जाएंगे कि ना? लिखो व्हेन रिमेनिंग अमाउंट और डिकम्पोज्ड अमाउंट इज गिवन in terms of percentage, in terms of percentage, then initial amount should be taken as, then initial amount should be taken as, then initial amount should be taken as 100, taken as 100, taken as 100. ठीक है, हम आपको ये आता कैसे है वो सिखा दे, है ना? ये आता कैसे है सिखा दे, नहीं तो फिर चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? हाँ वो भी बंद है, चलेगा, लिखो तुम ऐसा करो 5 कॉलम खींचो। कितने कॉलम? 1 2 3 4 5, 5 नहीं, एक और खींचो, 6, n x n नॉट n बाई n नॉट और टाइम, है ना? चलो खींचो, लिखो कितने कॉलम खींचने हैं? 5 6 भूलवाओ ना। सबसे पहले खींचो n नॉट, फिर खींचो x, फिर खींचो n, फिर आप n अपान n नॉट और फिर टाइम। पांचे तो हुए, चलो ठीक, चलो खींच लो। हाँ, एक बच रहा है, अरे n तो बच ही रहा है। अब टाइम पे आओ, नंबर ऑफ लाइफ तो बताना ही पड़ेगा ना। हाँ, अब चलो खींच लो, सजा लो इसको, सजा लो, सजाओ। अच्छा बताओ एन नॉट क्या है? हाँ, इनिशियल अमाउंट। अच्छा एक्स क्या है? डिकम्पोज्ड अमाउंट। एन क्या है? रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, और एन अपान एन ए, एन अपान सॉरी एन अपान एन नॉट, ये रेशियो निकाल देंगे। इससे हमें क्या पता चल जाएगा? एन कौन सा? नंबर ऑफ लाइफ। उसके बाद हम लोग टाइम का फार्मूला लिख देंगे।
फाइनली। ठीक, तो हमने हर जगह क्या आपको लिखवाया है लाइन में कि इनिशियल अमाउंट क्या लेके हम चलेंगे, 100, है ना। देखो लिखवाया है ऊपर, उस 100 को गोले में बंद करो जरा ऊपर वाले को। अब एन नॉट के नीचे लिखो 100 और एक्स लिखो 50, एक्स लिखो 50। ठीक है, अच्छा एन नॉट कितना है 100, डिकम्पोज कितना हो गया 50, तो बचा कितना, है ना। अब देखो n अपान एन जीरो, एन कितना है 50, है ना, और एन नॉट कितना है, तो ये कितना हो गया, लिखो 1/2, लिख लो, लिख लो बेटा 1/2। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, n/2, n अपान एन नॉट कितना है 1/2, तो बताओ इसकी पावर क्या होती है, अरे n 1 ही तो होगा, तो लिखो n का वैल्यू लिखो 1, n का वैल्यू लिखो 1, n का वैल्यू क्या लिखोगे 1, तो यहां टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा टी हाफ। अच्छा यहां टाइम का फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, यहां पे आपको लिखना है n इंटू टी हाफ, n इंटू टी हाफ। n का वैल्यू क्या आया 1, तो यहां क्या रखा 1 और इंटू टी हाफ, तो कितना आया 1 टी हाफ, 1 टी हाफ। चलो अच्छा दूसरा निकालो तो समझ में आएगा, लिखो n नॉट लिखो 100, अब यहां से तुम समझ जाओगे, x लिखो 75, x कितना लिखा 75, तो बताओ n कितना बचा 25। अच्छा n अपान एन नॉट कितना करेंगे 25 अपान 100, क्या आ गया 1/4, तो 1/4 को 1/2 के टर्म में कैसे लिखोगे 1/2 की पावर 2, यही है n। यहां जैसे n क्या था 1, तो यहां n क्या हो जाएगा 2। अरे अभी तो आपको पढ़ाया है, क्लियर है। अच्छा ये फार्मूला कहां से आया, है ना, ये नहीं समझ में आ रहा होगा कहां से आया, तो एक जमाने पहले हमने ये पढ़ाया था n इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर n, इसको लाओगे तो यहां क्या हो जाएगा n अपान एन नॉट, यही क्या होता 1/2 की पावर n। अब तो समझ में आया, जैसे ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, n हमारा कैसे निकलेगा 1/2 की जो पावर बनेगी वही n है। ये देखो जरा ध्यान से देखो, ये देखो क्लियर है, ये समझ में आया। चलो अच्छा, अब हम यहां फार्मूला टाइम का क्या लिखेंगे, टाइम इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ, देखो n का वैल्यू यहां क्या हो जाएगा 2 टी हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सवाल कैसा आएगा, बोलेगा बताओ एक कोई सब्सटेंस है ना, जो 75% डिके हो गया है, बताओ कितनी हाफ लाइफ लेगा, कितना टाइम लेगा, तो क्या बोलोगे 2 टी हाफ लेगा, कितना लेगा 2 टी हाफ। ठीक है, चलो आगे देखो, हाँ बताओ कोई और बात बताओ, बताओ मन ही मन ना बोलो, बताओ 2 टी हाफ टी, ये कैसे हो जाएगा, अरे क्योंकि 50% थोड़े ना है, यहां वो चक्कर नहीं चलता है कि 50-50 2 टी के 1 टी हाफ 1 टी हाफ 2 टी हाफ 100%, समझ में आ रहा, कुछ समझ में आया, यहां वो फंडा नहीं लगता है 50-50 दो बराबर कर दिए, ऐसा होता तो 99.9% खर्चा होने में 10 टी हाफ लगती हैं और 100% खर्चा होने में इनफाइनाइट, देख रहे हो कितना अंतर है, कहां 10 कहां इनफाइनाइट। यदि ऐसे बेसिक आइडिया से लग जाते ना सवाल, तो इतना लंबा तुम्हें नहीं सिखा रहे होते, हम तो कठिन को सरल से सरल बनाते हैं, तो इसको कैसे कठिन बनाते हैं हम, समझ में आया। कोई फर्जी का दिमाग नहीं लगाना, वो लगेगा ही नहीं, सवाल सब गलत होंगे लाइन से, इससे सही होंगे।
ठीक है, आगे लिखो, अगला लिखो, अगला लिखो, इनिशियल अमाउंट लिखो 100 और x का वैल्यू लिखो 87.5 87.87.5। अब कोई भाषा समझ पाए कि अब बगल वाले से ना देखेगा कोई, पता लगे गिनती भी नहीं आती है। 87.5 बताओ, अब बताओ रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, 12.5। लिखो 12.5 12.5, ये हमने 100 लिखा, 87.5 तो ये कितना हुआ 12.5, है ना। अब हम क्या करेंगे बताओ, n अपान एन नॉट, एन कितना है 12.5 और अपान एन नॉट कितना है 100, बताओ कितना आएगा 1/8। 1/8 को 2 के टर्म पे कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा n3। तो बताओ टाइम कितना लगेगा 3 इंटू टी हाफ। अब बच्चे को लगता है 3 हाफ है तो 75 होगा, दिमाग क्या लगता है 3 टी हाफ है तो 75 लगेगा, और गलत हो जाता है दन्ने से सवाल। क्लियर है। तो कोई बच्चा फर्जी का बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएगा, सीधे फार्मूले के थ्रू जाना है। अब एक हम निकलवा देते हैं, बाकी फंडा हमने आपको सिखा दिया। लिखो ये कौन सा सवाल होगा, चौथा, चौथा लिखो, चौथा समझ रहे हो ना। पहला एक सवाल ये हो गया, ये पूरा सवाल ही तो है, ये दूसरा पूरा सवाल हो गया लहराता हुआ, और ये तीसरा, लास्ट एक और लिखवा देता हूं, एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल और चौथा। लिखो मान लो इनिशियल अमाउंट है 100 और डिकम्पोज हो गया 93.75, 93.75, तो बचा कितना 6.25, 6.25 है ना, 6.25। तो बताओ ये हमने लिखा है 100, बेटा तुम लोग कुछ 93.75, तो ये हो गया 6.25, ठीक है। n अपान ए नॉट 6.25 अपान 100, तो कितना आएगा 1/16, है ना। तो क्या करेंगे 1/2 की पावर 4, तो ये पावर ही क्या बन जाती है n, तो n क्या है 4, तो टाइम इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा 4 इंटू टी हाफ। अब बच्चा क्या समझता 100%, सारे सवाल गलत हो जाते ना। हाँ अब टेबल क्लोज कर लो, जो ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो हम आपको रटा देते हैं आज के बाद, समझ रहे हो ना, जो हम लिखाएंगे वही आएंगे, और उस वही ध्यान रखना। लिखो पहले अच्छा गाना सुनाओ, बोलो बोलो 60 75 90, बोलो 60 75 90 99, ये गाना बना, फिर से बोलो 60 75 90 99 99.9 99.9, बोलो फिर से बोलो, गाना बन नहीं पा रहा देखो 60 75 है ना और 90, 99 और 99.9% है ना। अच्छा गाना सुनाओ पहले, देखो पहले इसका गाना एक साथ गाओ और इसको अलग से गाओ। हाँ 60 75 90 है ना अच्छा ये देखो गाना याद हो तक नहीं, बोलो 1.3 2 3.3 क्या अब नहीं याद होगा, फिर से बोलो 1.3 2 3.3 6.6 10। अच्छा गाना सुनाओ।
1.3, ऐसे लिखो 1.3, 2, 3.3, 6.6, 10, और ये हो गई टी हाफ, ये हो गई टी हाफ। इतने फार्मूले याद रखना, इन्हीं में से एक सवाल पूछता है हर बार, इन्हीं में से एक सवाल पूछेगा, बोलेगा 60% खर्चा होने में कितने टी हाफ लगेंगे, कितना 1.3। अच्छा ये होता 1.33 है, लेकिन हमने याद कराने के लिए 1.3 बोला है। और जैसे 1.64 होता है ये, लेकिन हमने 6.6 बोला है। ठीक है, बस ये तुमको यदि गाना याद है, तुम्हारा एक भी सवाल इधर से उधर नहीं होगा। जैसे किसी ने कहा 60% खर्चा होने में कितना टी हाफ लगेगा, तुमको रटा ही पड़ा है ना। 99 में कितना लगेगा, 99 में कितना लगेगा, इतना। 90 में इतना, 75 में तो निकलवा ही दिए हैं, है ना। और 60 में इतना, 60 में इतना। अच्छा ये हम बार बार पूछा करेंगे, याद रखना। चलो अच्छा इसको हटा देते हैं, चलो अच्छा याद करो, हमको अभी सुनाओ। अच्छा लिखो, लिखो, लिखो सम इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फार्मूला। हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फार्मूला, सम इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फार्मूला। पहला लिखो, अब इसके अंदर लिखो पहला नंबर 1, लिखो व्हेन एक्टिव मास, लिखो व्हेन एक्टिव मास, जल्दी जल्दी लिखे रहो बेटा, चलेगा। लिखो, लिखो व्हेन एक्टिव मास ऑब्लिक कंसंट्रेशन, व्हेन एक्टिव मास ऑब्लिक कंसंट्रेशन in term of pressure is given, in term of pressure is given, then then के बाद फार्मूला क्या होगा, K इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 P नॉट अपान P नॉट माइनस एक्स। लो देखो यहां पे क्या दिया, यहां इनिशियल अमाउंट ना देके प्रेशर दे दिया, तो प्रेशर में से एक्स माइनस कर दो। क्लियर है, ठीक है। प्रेशर को अंडरलाइन कर लेना, मतलब वही वही वाले फार्मूले को हम अलग अलग रूपों में देख रहे हैं, फार्मूला वही है। और यहां एक्स कैसे निकालोगे, लिखो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ एक्स, लिखो यहां पे एक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लिखो कैलकुलेशन ऑफ एक्स फ्रॉम डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, क्या फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, डाल्टन के लॉ से हम क्या, डाल्टन लॉ क्या होता है, सारे पार्शियल प्रेशरों को हम लोग जोड़ लेते हैं, है ना, टोटल प्रेशर बना लेते हैं। नंबर 2, व्हेन वॉल्यूम एट डिफरेंट टाइम इज गिवन, लिखो व्हेन वॉल्यूम, व्हेन वॉल्यूम, व्हेन वॉल्यूम, दूसरा लिखना एट डिफरेंट टाइम इज गिवन, एट डिफरेंट टाइम इज गिवन, when volume at different time is given, तो क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला यही रहेगा, k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपान टी लॉग बेस 10, है ना बेटा, और ये हो जाएगा v इनफाइनाइट माइनस vo अपान v इनफाइनाइट माइनस vt, ये फार्मूला हो जाएगा। अच्छा देखो दोनों में कॉमन क्या है, v इनफाइनाइट, हटा दो इसको, तो इसी फार्मूले को क्या नहीं लिख सकते हो। अच्छा यहां मान लो ये वॉल्यूम अलग दिया होता, ये अलग दिया होता, ये अलग ये अलग, तो रख लेते, और जब दोनों सेम होगा ना तो हटा दो, तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 वी नॉट अपान वी टी। लिख लो बेटा, अगला लिखो तीसरा। अच्छा यहां वीटी क्या लिख लो, पहले लिखो वी नॉट क्या है, लिखो वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम,
वी नॉट क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। वीटी लिखो, वॉल्यूम आफ्टर टाइम टी, वॉल्यूम आफ्टर टाइम टी। वी इनफाइनाइट, वी इनफाइनाइट, वॉल्यूम एट, वॉल्यूम एट द एंड ऑफ रिएक्शन, वॉल्यूम एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तीसरा लिखो एकदम झम से, तीसरा लिखो, when angle of rotation, when angle of rotation, when angle of rotation at different time are given, at different time are given, at different time are given। बस ये लास्ट एग्जांपल है, मतलब ऐसा पूछ सकता है। मेन वाला फार्मूला तो अपना वही है, बस उसी के हम रूप बदल रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो, फार्मूले में तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस जगह पे आर इनफाइनाइट, रोटेशन इनफाइनाइट, रोटेशन इनफाइनाइट, रोटेशन इनिशियल, और रोटेशन कैसा होगा? आफ्टर टाइम टी। तो ये आर नॉट, और इसको आप क्या कर सकते हो? आर टी। फार्मूला देखो वही है, उसके रूप हैं ये। अब सुंदर सी हेडिंग डालो, बस ये लास्ट हेडिंग है, और यहां से आपके ऑर्डर दोनों खत्म हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहला लिखो, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। इथीन समझ रहे हो ना? इथाइलिन बोल दे तो क्या कोई बुराई हो जाएगी बात में? हाँ लिखो, लिखो हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। इथीन का आगे लिख देना क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना? हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन करके दिखाओ। अच्छा बेटा, नीचे एग्जाम्पल इसका लिख लो। पहला एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्यों बेटा? अच्छा, कितना पाई? एक H2 मांग रहा है ना, एक एक हाइड्रोजन दोनों बांट दो, तो क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ऐसी रिएक्शन है तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ठीक है भैया, चलो समाप्त हुआ। दूसरा लिखो, ऑल नेचुरल, लिखो ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, unstable nuclei take place by first order kinetics, take place by first order kinetics। अगला लिखो, बहुत सुंदर सी बात लिखो, डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 decomposition of N2O5 and N2O, decomposition of N2O5 and N2O। लास्ट लिखो, decomposition of ammonium nitrite NH4NO2, NH4NO2, decomposition of ammonium nitrite and decomposition of H2O2, and decomposition of H2O2, है ना? जो लास्ट वाली लाइन लिखाई है ये एक्स्ट्रा है, पहले वाली जितनी लाइनें हैं वो NCERT के।